पूरी दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए भारत आज विश्व बिरादरी की उम्मीदों की किरण बनकर उभर रहा है। जहां एक तरफ भारतीय विज्ञान का अभिनव अभियान धरती से आकाश तक बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के आकाश को किसान की धरती तक पहुंचने का संकल्प भी है। भारत बन सकता है विश्व कृषि क्रांति का अग्रदूत। हर क्षेत्र कर सकता है इंतजार, पर कृषि नहीं। अतः अब और इंतजार नहीं। इसीलिए हर दिन सरकार द्वारा किसानों के हित में तीव्र गति से फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि देश खाद्यान्न उत्पादन में विश्व को पीछे छोड़कर अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना सके। सरकार का एक ही उद्देश्य, हर क्यारी से हर संभव उत्पादन और हर उत्पादन से किसान के जेब में हर संभव भरपूर पैसा। सरकार का मजबूत इरादा और किसानों के कर्मठ कंधों का सहारा भारत के सुनहरे भविष्य की गारंटी है। सरकार के इरादों और किसानों की उम्मीदों की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय अपने कंधों पर लेकर हमसफर बनने को तत्पर है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की खेत और खलिहानों पर पैनी कृषि दूरदृष्टि का परिणाम आज हमारे सामने है। आइए देखते हैं इस एक साल के दौरान विज्ञान और किसान तथा कृषि मंत्रालय भारत सरकार के त्रिकोण से निकली तस्वीर की एक झलक, जो बदल सकती है देश और किसानों की तकदीर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानी के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जल संचय से जल सिंचन पर जोर दिया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कृषि में नवीन व उपयुक्त तकनीकों के प्रयोग करने के लिए कृषि में हुए अनुसंधान कार्यों को डिजिटाइज किया जा रहा है। सरकार कम जमीन, कम समय और ज्यादा उपज के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि छोटे व सीमांत किसान कृषि की प्रगति में और अधिक योगदान कर सकें। आज समय की मांग है कि हम धरती मां की चिंता करें। अगर हम धरती मां की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि धरती मां हमारी चिंता करेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड एक उपाय है, अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अब हमें करना होगा, ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा और हम फसल जितनी चाहते हैं उतनी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कृषि भूमि की निरंतर उत्पादकता बनाए रखने के लिए मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की सही मात्रा बताने के लिए सरकार ने अब किसानों को मिट्टी की जांच कार्ड 3 वर्षों में जारी करने का अभियान आरंभ किया है। इसके अलावा 100 अतिरिक्त मोबाइल लैब भी स्थापित की जा रही हैं। सभी किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड नामक नई स्कीम का 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में उद्घाटन किया गया। और अगले 3 वर्ष के अंदर देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे और हर 3 साल पर उसका रिन्यूअल भी होगा। सरकार जैविक खेती प्रोत्साहन के प्रति वचनबद्ध है, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुधार हो और उत्तम गुणवत्ता की फसल हो। जैविक समूह विकसित करने और किसानों को रसायन मुक्त आदान उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2015-16 से एक नई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की जाएगी। जैविक उत्पादन पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य तथा अलग से पर्याप्त मात्रा में निधि आवंटित करने के लिए मोदी सरकार की ये एक बड़ी पहल है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के अंतर्गत जैविक खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत सरकार जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने को प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है हर खेत को पानी। योजना के अंतर्गत छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं की शुरुआत की गई है और जल प्रबंधन के लिए 1.55 लाख हेक्टेयर भूमि को ड्रिप एवं छिड़काव खेती के तहत लाया गया। हमारी सरकार का जो सोच है बहुत साफ है कि देश के हर हाथ को यदि काम देना है तो हर खेत को पानी पहुंचाना होगा। और ये हालत ऐसी है कि आज भी 60% खेती जो जमीन को पानी मौसर नहीं हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। राष्ट्रीय बीज निगम 7 स्थानों पर केंद्रीय धुरी आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित कर रहा है। राजस्थान के सदरगढ़ और जैतसर में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में केंद्रीय धुरी आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है, जो आर्थिक रूप से सस्ती और प्रभावी प्रणाली है। गत वर्ष 343.5 लाख क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध 351.77 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया गया और शीघ्र ही खुदरा विक्रेता के स्तर पर भी बीज और खाद की उपलब्धता की जानकारी किसान इंटरनेट पर और बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल पर पा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जिलों की संख्या को 586 से बढ़ाकर 623 कर दिया गया, जिसके बजट का कुल 50% दलहनी फसलों के लिए आवंटित किया गया है। पिछले वर्ष इसमें मोटे अनाज, गन्ना, कपास और जूट फसलों को शामिल किया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से अब बागवानी की फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का भी आकलन किया जाएगा और इसके लिए चमन योजना का शुभारंभ किया गया है। फसल कटाई में सभी प्रकार के खेतों का समावेश और बेहतर योजना के लिए रिमोट सेंसिंग और जीपीएस तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। अब तक 11 राज्यों में उपग्रह तकनीक से आकलन आरंभ कर दिया गया है। और इस परियोजना के तहत सैटेलाइट के द्वारा हमको बुआई के प्रारंभिक समय में ही हमें जानकारी मिल जाएगी कि देश के अंदर किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में किस चीज़ की बुआई हुई, कितने उत्पादन का अंदाजा है, ताकि आगे की योजना में बनाने में हमको सहूलियत हो। किसानों के लिए एम किसान पोर्टल की शुरुआत की गई और ये पोर्टल किसानों को उन्हीं की भाषा में और उस इलाके के लिए उपयोगी जानकारी एसएमएस व ध्वनि यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। यूएसएसडी और पुल एसएमएस के द्वारा किसान साधारण मोबाइल फोन पर भी बिना इंटरनेट के इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई सरकार के गठन के 1 साल में ही 560 करोड़ से अधिक एसएमएस देश भर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जा चुके हैं। मोबाइल के माध्यम से मिलने वाली कृषि संबंधी सुविधा ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फार्मर्स पोर्टल, जो किसान संबंधी सभी जानकारी एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, इसे और विकसित किया गया। पारदर्शिता लाने के लिए उन्नत कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को पूरे देश में लागू किया गया। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि व संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए भरपूर प्रयोग करेगी और इसमें मोबाइल फोन का प्रमुख स्थान होगा। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने यूरोपीय देशों को निर्यात होने वाले फल एवं सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे न सिर्फ फिर से चालू किया गया, बल्कि इसके प्रमाणन की भी विशेष व्यवस्था की गई। 2014 मौसम के दौरान 59 जिलों को सम्मिलित करते हुए आकस्मिक योजना के अंतर्गत देश के 580 जिलों को शामिल किया गया है। दीर्घकालीन औसत से 12% कम वर्षा होने के बावजूद गत वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन में 5 वर्ष के औसत उत्पादन से 12 लाख टन की वृद्धि हुई। जब हम सरकार में आए तो सूखे की स्थिति थी, 12% बारिश कम थी और तब हमने निर्णय किया
कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए, बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए और किसानों को दिया। किसानों को डीजल सब्सिडी योजना, बागवानी फसलों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, बीजों की खरीद में सब्सिडी, विकासात्मक योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता दी गई। गत वर्ष वर्षा कम हुई। वर्षा कम होने के कारण वैसे ही किसान मुसीबत से गुजारा कर रहा था और इस बार जितनी मात्रा में बेमौसमी वर्षा और ओले गिरना, इतनी तबाही हुई है किसान की, हमने मंत्रियों को भेजा था खेतों में जाकर के किसानों से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया। हमने इंश्योरेंस कंपनी को भी आदेश किया है कि बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के उनकी तुरंत मदद की जाए। बैंकों को हमने आदेश किया है कि बैंक भी उनके जो कर्ज हैं उनके संबंध में किस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करें ताकि उनको इस संकट से बाहर लाया जाए। और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण जो आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा जंप नहीं लगाया है किसानों को मदद करने में, हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं और आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। कृषि उपज के विपणन में अनेक बाधाओं को दूर करने के लिए इस विभाग ने राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने की पहल की है। इस दिशा में विभाग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर बातचीत कर रहा है। महत्वपूर्ण कदम के रूप में राष्ट्रीय बाजार की ओर पहल के लिए एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ATIF के उपयोग का प्रस्ताव है, जो देश की विनियमित मंडियों में 585 थोक बाजारों में सामूहिक मंच प्रदान करेगा। SFAC ने किसान उत्पादक संगठन FPO के लिए व्यापक लिंकेज सृजित करने पर बल दिया है ताकि अधिक लाभ के लिए उन्हें बेहतर मार्केट से जोड़ा जा सके और बेहतर सेवा तथा टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रथम किसान मंडी का शिलान्यास किया। कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC की सीमा से बाहर फल और सब्जियों के व्यापार के लिए दिल्ली किसान मंडी प्रथम थोक केंद्र होगा। भारत सरकार की सलाह को मानते हुए 12 राज्य सरकारों ने भी ये कार्यवाही कर दी है। वर्ष 2014-15 में प्याज और आलू की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कीमतों पर काबू पाने के लिए 500 करोड़ रुपए के मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में 2 नए कृषि विश्वविद्यालयों तथा तेलंगाना एवं हरियाणा में 2 नए बागवानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा तथा खाद्य प्रसंस्करण में 6 नए महाविद्यालयों के साथ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस प्रकार यहां महाविद्यालयों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी। बिहार स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में रूपांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बड़ा पानी मेघालय में एक नया केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा चुका है। झांसी उत्तर प्रदेश तथा दतिया मध्य प्रदेश में 4 नए महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमोदन कर दिया गया है। माननीय कृषि मंत्री द्वारा 25 अगस्त 2014 को गढ़खटंगा रांची झारखंड में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान
IIAB के भवन का शिलान्यास किया गया। मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में विश्व के दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश होने से इसमें असीम संभावनाओं को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने मछली उत्पादन में बढ़ोतरी और इसके निर्यात के लिए इस काम में गति देने के लिए नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का आह्वान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीक के सहयोग से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत 4,794 मछुआरा आवास तथा 4,21,450 मछुआरों को बचत सह राहत सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 में मत्स्य उत्पादन में 5.2% की वृद्धि हासिल की गई। भारत में प्रथम बार विश्व मात्स्यिकी दिवस का आयोजन भारत विश्व व्यापार मेले के दौरान दिनांक 21 नवंबर 2014 को प्रगति मैदान ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री ने किया। भारत ने अपने कृषि मंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में 23 से 25 जून 2014 को FAO एशिया प्रशांत मात्स्यिकी आयोग के 33वें सत्र की मेजबानी की, जिसमें 17 देशों के साथ अत्यधिक सहयोग बनाया है। आत्मा योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर प्रसार कर्मियों की संख्या 8,000 तक बढ़ाने के निर्णय पर अमल किया गया है। उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के काटुपल्ली बंदरगाह और कोच्चि हवाई अड्डे को पौधों की आयात के लिए एंट्री पॉइंट बनाया गया। कई योजनाओं को तो हमने प्रारंभ कर दिया है और कई योजनाएं हमारे इस स्टेज में है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और मुझको लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य हमारा है उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, और फिर दूसरी ओर कृषि से बोझ कम हो। देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और नस्ल सुधार को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तरीय समन्वित पशु केंद्र भी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे गोकुल ग्राम कहा जाएगा। नई सरकार आने के 1 वर्ष के अंदर दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की प्राप्ति में 12.5% और डेयरी किसानों की आमदनी में 11.3% की औसतन वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर देसी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु 2 राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में तथा दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये थी नई सरकार के